इस चैप्टर में अब तक आपने क्या पढ़ा था कि एक पार्टिकल जो है, अगर रेडिएशन में फोटॉन्स की बात करें तो हमने अब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल नेचर पढ़ा था, और आइंस्टाइन ने इस फेवर को सपोर्ट किया कि जो रेडिएशंस है उसके अंदर स्मॉल एनर्जी पैकेट्स है। वो पार्टिकल जब मेटल सरफेस पर गिरते हैं, पार्टिकल के गिरने से मेटल सरफेस पर हमेशा पार्टिकल ही इजेक्ट आउट हो रहा है। तो यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने को बता रहा था पार्टिकल नेचर, ठीक है। लेकिन ऐसा देखा गया बाद में कुछ फिनोमिना है, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जो इन फ्यूचर आप पढ़ोगे कभी वेव ऑप्टिक्स में, ये देखा गया कि लाइट का नेचर पार्टिकल नहीं है, लाइट का नेचर पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी है। मतलब जब भी कोई चीज मूव करती है ना तो अपने साथ एक वेव एसोसिएट करती है, जो हम शायद नेकड आई से नहीं देख सकते, जो हम शायद नेकड आई से नहीं देख सकते। अगर मैं किसी फुटबॉल को किक मार रहा हूं तो आपको लगता है कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लेकिन एक्चुअल में उसके साथ एक वेवलेंथ भी एसोसिएट हो रही है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा, इसलिए आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। तो हमको ना यही वेवलेंथ का एक्सप्रेशन निकालना है जो कि डी ब्रोगली ने दिया, और हम ये भी प्रूफ करेंगे कि हम क्यों किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ को नहीं देख पाते, राइट। तो कंसेप्ट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। सबसे पहले हम समझते हैं कि उसने कंसेप्ट क्या दिया। प्लीज राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, every fast moving particle carry a wave with it, which is also called matter wave, मैटर वेव, मैटर के साथ एसोसिएट होने वाली वेव। सो रेडिएशंस या लाइट शो बोथ बिहेवियर, पार्टिकल एंड वेव, राइट। तो ऐसा बोलकर उसने फिर वेवलेंथ का एक्सप्रेशन भी दिया। उसने बोला अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें, फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स, हमने ये पढ़ा है कि किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी होती है बच्चों, वो ये होती है E = h म्यू, या फिर मैं बोल दूं hc/λ। So this is energy of radiation, या आप किसी फोटोन की एनर्जी को भी बोल सकते हो। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। बट क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एज वी नो फोटोन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, तो मैं उसको ये भी बोल सकता हूं कि उसके अंदर जो एसोसिएट होने वाली एनर्जी है वो ऐसे भी लिखी जा सकती है E = mc², क्योंकि उसकी जो लाइट है वो स्पीड की लाइट की तरह से चल रहा है वैक्यूम के अंदर। अब यहां से दो एनर्जीज मिल गई मुझे। क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोल रही है hc/λ, लेकिन अगर मैं फोटोन को एक्चुअल में स्टडी करूं तो लाइट की स्पीड से चल रहा है, तो उसकी एनर्जी तो ये भी लिखी जा सकती है E = mc²। अब दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं एनर्जी को, इसको सेकेंड इक्वेशन बोल सकते हैं हम, फ्रॉम 1 and 2, तो समझ आ रहा है कि mc² कैन बी कंपेयर्ड विद hc/λ। यहां से अगर मैं लैम्डा को डिफाइन करूं तो लैम्डा कितना आ रहा है hc/mc², सी से कैंसिल हो रहा है, तो इसको अगर हम फर्दर लिखे तो ये लिखा जा सकता है लैम्डा = h/mc। सिंस मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है mv, लेकिन फोटोन के लिए क्या लिखा जा सकता है mc, तो लैम्डा जो एसोसिएट हो रहा है वो क्या आ रहा है h/p। तो डी ब्रोगली ने बोला कि कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल है और उसके साथ अगर वेव एसोसिएट हो रही है तो वो किसके इक्वल आ रहा है, वेवलेंथ h/p के इक्वल, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट अपॉन में उसका लीनियर मोमेंटम। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं इस पर डिस्कशन। तो अगर इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करूं, लैम्डा = h/p, यहां से इसको क्या क्या हम नए रूप दे सकते हैं। देखो मैं ये लिख सकता हूं लैम्डा = h/mv,
जो कि सिर्फ मोमेंटम का फॉर्मूला ओपन करके आ गया, कुछ भी इसमें नया नहीं था। अच्छा, और क्या फॉर्मूला बन सकता है इसका? लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर, अच्छा मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? √2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर इस बात का प्रूफ देखना है तो देख लो, मोमेंटम होता है mv, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? हाफ mv²। अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय मास कर दूं तो ये बन जाएगा 1/2 mv का होल स्क्वायर अपॉन में m इक्वल्स टू सामने काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये क्या हो जाएगा? p²/2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से मोमेंटम को ये भी लिखा जा सकता है √2m के, है ना, मोमेंटम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन में ये मिल जाए कि दो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी है और उसके बेसिस पर बताओ कि वेवलेंथ क्या है, तो इसलिए हम पहले से ही देखो मोमेंटम को p कैन बी रिटन एज लाइक दिस, तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसको √2m, साथ में क्या जाएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी। तो एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, राइट। अच्छा, और क्या इसमें पॉसिबिलिटी है? एक और पॉसिबिलिटी भी है। हमने कल ये भी प्रूफ किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली उसको हम ये लिख सकते हैं चार्ज इनटू में वोल्टेज। किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 से, देखो इसको ऐसे समझो आप, अगर मैं पार्टिकल या चार्ज को, चार्ज की बात करेंगे पार्टिकल की नहीं, अगर मैं चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस देता हूं, सपोज करो अभी एक कंडक्टर है कोई भी, यहां पर कोई चार्ज प्रेजेंट है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? 0। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस पर वर्क डन करूं, यानी कि अगर मैं मान लो सामने वाली चीज को नेगेटिव, सामने वाले एंड को नेगेटिव कर दूं और इसको पॉजिटिव कर दूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा, या मैं ऐसा बोल दूं कि अगर मैं वर्क डन ओवर चार्ज करूंगा, जिसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूं, तभी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी लाई जा सकती है। तो एक तरह से लिखा जा सकता है कि वर्क डन किसके इक्वल है? क्यू इंटू में वी के इक्वल, और जब ये क्यू इंटू में वी फैक्टर इंट्रोड्यूस होगा तब ये मूव करेगा। वर्क डन को एनर्जी से कंपेयर कराया जा सकता है ना, तो W इज इक्वल टू क्यू वी एंड इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? हाफ mv²। तो इसलिए एक फॉर्मूला यहां से ये भी निकल सकता है कि जो लैम्डा है वो किसके इक्वल है? h ओवर √2m। इस काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा? चार्ज इंटू में वोल्टेज। दिस इज वोल्टेज नॉट वेलोसिटी। एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है। तो देखो h/p से हमने देखो कितनी पॉसिबिलिटी निकाल ली। अच्छा, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर और आगे करते हैं इसको। इसी की तरह इसका एक फॉर्मूला और भी बन सकता है, अगर टेम्परेचर के बेसिस पे आपसे पूछ ले। +1 में आपने पढ़ा था कि किसी भी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, और एक इक्वेशन ड्राइव की थी हमने 3/2 kBT, वेयर kB मींस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये आपको वैल्यूज गिवन होती है, T का मतलब होता है टेम्परेचर। तो अगर मैं यहां पर इसी फॉर्मूला में डालूं इसको, देखो लैम्डा किसके इक्वल आ रहे हैं? h ओवर √2m। इस काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या प्लेस कर देता हूं मैं यहां पर? 3/2 kBT। kB का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है देखो यहां पर। तो यानी कि लैम्डा का फॉर्मूला ये भी लिखा जा सकता है h ओवर 3m kBT, राइट। तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इन सब चीजों में एक बात कॉमन है, अब यहां पर समझना जरा, इन सब चीजों में एक बात कॉमन है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि कोई भी क्यू पार्टिकल है, ठीक है, इसको कंपैरिजन से स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्यू पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है बेटा अभी 1000 मीटर पर सेकेंड से। आइडेंटिकल पार्टिकल एक और क्यू, लेकिन वो मूव कर रहा है सिर्फ 100 मीटर पर सेकेंड से, है ना। तो मैं आपसे सिंपल सा पूछ सकता हूं कि वेवलेंथ ज्यादा किसकी होगी? तो अपने को यह समझ आ रहा है कि देखो वेवलेंथ का जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। एक पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाने के पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, उन पे एक बार बात करते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो डेट मींस वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट ज्यादा होगी। पहले भी वेलोसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, देखो अभी भी काइनेटिक एनर्जी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ज्यादा कर दूंगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दूंगा तब भी पार्टिकल एक्साइट होकर तेजी से जाएगा, देखो टेम्परेचर के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, वोल्टेज ज्यादा कर दूंगा तब भी पार्टिकल तेजी से सामने जाएगा, अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो नेगेटिव की तरफ सामने तेजी से जाएगा, देखो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन सभी रिजल्ट्स में एक बात कॉमन है कि जो भी पार्टिकल को तेज करने वाले या उनकी वेलोसिटी को बढ़ाने वाले फैक्टर है वो हमेशा देखो अपॉन में है। वेलोसिटी तो है ही अपॉन में, काइनेटिक एनर्जी अपॉन में,
वोल्टेज अपॉन में, टेम्परेचर भी अपॉन में, यानी कि वो सभी फैक्टर जिससे पार्टिकल तेजी से मूव कर रहा है वो अपॉन में है। यानी कि कोई भी पार्टिकल अगर बहुत तेजी से मूव करता है तो उसकी लैम्डा की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आपको बोल दिया जाए कि 2 प्रोटॉन्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी विच विल हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, यू विल से द पार्टिकल विच विल बी हैविंग लेस वेलोसिटी या द पार्टिकल विच इज मूविंग विद लोअर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल हैव ग्रेटर वेवलेंथ। तो वेलोसिटी से डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। अब यहां पर इस क्वेश्चन को मैं ये भी बोल सकता था, 2 मिनट के लिए वेलोसिटी हटा देते हैं, कि क्यू पार्टिकल जो है वो 1000 डिग्री सेल्सियस पर है और दूसरा क्यू पार्टिकल जो कि आइडेंटिकल है, चार्ज बिल्कुल सेम है, मास भी बिल्कुल सेम है इवन तक की, वो कहां पर है 20 डिग्री सेल्सियस पर है। वेवलेंथ ज्यादा किसकी होगी? तो मैं देख सकता हूं ये रहा टेम्परेचर, टेम्परेचर कम पर है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। अब अगर मैं ये बोल दूं कि क्यू को एक्सेलरेट करा 100 वोल्ट देकर और दूसरे को एक्सेलरेट करा 20 वोल्ट देकर, वेवलेंथ ज्यादा किसकी होगी? अब मुझे पता है कि अगर वोल्टेज की बात आ गई तो मुझे ये देखना है, जिसकी वोल्टेज ज्यादा वो तेजी से मूव करेगा एक तरह से, वोल्टेज ज्यादा यानी कि वेवलेंथ कम। तो चाहे मैं यहां पर वोल्टेज का टर्म दूं, चाहे मैं टेम्परेचर का टर्म दूं, चाहे मैं काइनेटिक एनर्जी का टर्म दूं, मुझे पता है कि मैं लैम्डा को निकाल सकता हूं। लैम्डा को जो हम देख सकते हैं कि हाँ कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको जितना भी इसमें वैरायटी बन सकती थी सारी की सारी वैरायटी दे दी। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीजें बाय डिफॉल्ट एज इट इज यूज होगी। तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। इस पर चलो, इस पर क्वेश्चन देखते हैं। एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड from rest by applying same potential difference। और आपसे पूछ लिया गया फाइंड रेशो बिटवीन देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। दिस इज योर क्वेश्चन। एक अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा, दोनों रेस्ट पर थे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो दोनों तेजी से मूव करे। आपको बताना है कि उनकी वेवलेंथ का रेशो क्या होगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट, चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, इनका रिलेशन क्या है? मास ऑन प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, इनका रिलेशन क्या है, राइट। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो किसी अल्फा पार्टिकल पर प्रोटॉन से डबल चार्ज होता है और किसी अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आप कर सकते हो। अब इसका रेशो निकालो, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चंस। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर हम लैम्डा का फॉर्मूला लिखे, लैम्डा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो ये h/√2m/Q वोल्टेज V। अब यहां पर देखो यार क्या क्या चीज पर एक्चुअल में डिपेंड कर रहा है। h तो कांस्टेंट है तो छोड़ो, इसको 1 लिख दो, 2 भी कांस्टेंट है छोड़ो, यानी कि सारा खेल किसका है? मास का और चार्ज का, क्योंकि वोल्टेज भी सेम है। तो ये 2 फैक्टर है जो डिटरमाइन करेंगे कि वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। अगर मैं अल्फा पार्टिकल के लिए लिखूं तो अल्फा पार्टिकल में लिख सकता हूं, चलो प्रोटॉन के लिए मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं, प्रोटॉन के लिए एमपी और क्यूपी। तो अल्फा पार्टिकल के लिए क्या लिखा जाएगा? एमपी की जगह क्या लिख दूंगा? 4mp। अरे मास ऑफ अल्फा की जगह सीधा लिख रहा हूं क्या? 4mp, क्योंकि 4 गुना मास है प्रोटॉन से, मल्टीप्लाई 1 में क्यूपी की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे? ट्वाइस ऑफ क्यूपी। तो यहां पर ट्वाइस ऑफ क्यूपी कर दो। इससे पता लग रहा है कि जो लैम्डा फॉर अल्फा है वो क्या आ रहा है? 1 में √8 टाइम्स ऑफ mp क्यूपी। सेम वे में अगर प्रोटॉन के लिए देखें तो ये प्रोटॉन के लिए क्या है? 1 में सिर्फ √mp क्यूपी। यहां पर क्या फैक्टर आ रहा है? 8। अगर मैं दोनों का रेशो लेता हूं, लैम्डा अल्फा अपॉन में लैम्डा पी, तो ये क्या आएगा बेटा? 1/√8, या इसको बोल सकते हो 1 में 2√2। सो दिस इज द रेशो, राइट। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। इसको प्लीज लिख लीजिए।
एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर मूविंग with the same velocity, which one will have greater de Broglie wavelength? चलो देख लेते हैं इसको, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यार। हाँ देख लेते हैं इसको। लैम्डा का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वही होता है h/mv। अगर देखिए हम h/mv, ठीक है यार। लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए मैं इसको डिनोशन दे देता हूं me और ve। बट जो मुझे पता है यहां पर कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, राइट। लैम्डा ऑफ प्रोटॉन क्या आ जाएगा यहां पर h/mp vp। अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन अपॉन में लैम्डा फॉर प्रोटॉन जो आएगा वो आएगा कुछ ऐसे, देखो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा ऊपर MPVP ओवर ME VE, रेसिप्रोकल होकर आ जाएगा। अब VP और VE आपस में इक्वल है क्योंकि दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, उड़ा दो। अब मुझे पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये वाला फैक्टर ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा पी। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उनकी जो वेवलेंथ का कंपैरिजन है उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी। या ऐसा बोल सकते हो कि लाइटर पार्टिकल की वेवलेंथ हमेशा ज़्यादा होगी। देखो मास पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना कम मैसिव ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होगी, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो वैसे। चलो अगली डेरिवेशन करते हैं इसके अंदर। एक और छोटा सा एक्सप्रेशन करेंगे हम। यू कैन गिव अ हेडिंग एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। वेवलेंथ ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड करंट कैरिंग कंडक्टर, या कंडक्टर लिख दोगे तब भी चलेगा, राइट। तो यहां पर अगर हम कंडक्टर को बनाए कुछ ऐसे, राइट, कुछ ऐसे, और कंडक्टर का एक एंड कनेक्ट कर दे हम पॉजिटिव से, दूसरा नेगेटिव से, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। यहां पर की है, इस की को अगर मैं क्लोज करूंगा तो करंट फ्लो करेगा कुछ ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हाई टू लो पोटेंशियल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई। अगर करंट की डायरेक्शन बेटा ए से बी की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली बी से ए की तरफ आएगा। अब तक हम इलेक्ट्रॉन को बनाते थे बिल्कुल ऐसे सीधा, लेकिन अब क्योंकि वेव नेचर है, अभी हमने पढ़ा कि कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल है तो अपने साथ वेव को एसोसिएट करते हैं, तो मैं अब दिखाऊंगा ऐसे। इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे आ रहा है, उसके बाद एक वेव बना दो, राइट। दिस इज इलेक्ट्रॉन, और मुझे यही वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो उसका जो वेव एसोसिएट है उसका एक्सप्रेशन क्या है वेवलेंथ का, तो बिल्कुल सिंपल है यार। देखो हम लिख रहे हैं यहां पर, इफ वोल्टेज इज अप्लाइड ओनली देन इलेक्ट्रॉन कैन ट्रेवल, या इलेक्ट्रॉन कैन मूव। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। अगर वेवलेंथ, अगर आप इलेक्ट्रॉन को मूव कराना चाह रहे हो तो वोल्टेज तो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो आपने वोल्टेज अप्लाई करी बेसिकली वो क्या थी, वर्क डन ओवर चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करी तो वर्क डन ओवर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मैं वोल्टेज को क्या लिख सकता हूं, W/E, या फिर वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा, V इंटू में E। यहां पर इस V का मतलब वोल्टेज है। और हमको पता है कि इसी वर्क डन से क्या कॉज हुआ, इलेक्ट्रॉन के पास क्या ही काइनेटिक एनर्जी है। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी, दोबारा बता रहा हूं। अगर ये वर्क डन ना करता तो इलेक्ट्रॉन मूव ना करता तो कोई काइनेटिक एनर्जी ना होती। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, E इंटू में V इक्वल्स टू हाफ mv²। अब सबसे मैसिव मिस्टेक जो कोई बच्चा कर सकता है, अगर उसको V बनाना ढंग से नहीं आता तो इस V से V को कैंसिल कर सकता है वो। इसलिए ध्यान रखना कि ये कैपिटल V है स्मॉल v, दोनों का मतलब अलग अलग है, राइट। तो मैं यहाँ पर इसको फिलहाल यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू 2ev/m और अंडर रूट। यहां से मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लिया।
कुछ ऐसे। वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास, √2ev/m। अब यहां पर अगर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लगाए हम, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ने अपने को लैम्डा का जो एक्सप्रेशन दिया वो ये दिया, h/मोमेंटम या लैम्डा इज इक्वल टू h/मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी तो हमने डिफाइन कर रखी है ये फर्स्ट इक्वेशन में, इस वेलोसिटी को यहां पर डाल दो तो जो लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन आएगी वो क्या आएगी, देखिए h/मास √2ev/m। तो 2e वोल्टेज ओवर m, ऐसे लिख दूं इसको मैं। तो लैम्डा इज बेसिकली इक्वल टू h/में √, इस मास को जब √ के अंदर शिफ्ट करूंगा तो स्क्वायर लिखा जाएगा, तो 2ev/m²/m, m से m उड़ा दो, जो लैम्डा आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, h/√2ev, साथ में m भी आ रहा है। लेकिन ये बात तुमने पहले भी ड्राइव कर रखी थी, इसमें कुछ नया नहीं किया, राइट। अब यहां पर ना एक सीधा सा जनरल सा एक्सप्रेशन बना दो। अगर हम इसको देखें, अगर इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट ड्राइव करना है, यहां पर देखो खत्म है, मतलब जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज है, √ अप्लाइड वोल्टेज है। जितनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, उतनी वेवलेंथ छोटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। इसका एक स्टैंडर्ड सा रिजल्ट बना रखा है हमने कि लैम्डा को हम ये भी लिख सकते हैं 12.27 कैलकुलेटेड वैल्यू है, अपॉन में √v इंटू 10⁻⁻10 मीटर। कहने का मतलब अगर आपने ये चेक करना हो कि 50 वाट पर वोल्टेज, 50 वोल्ट पर वेवलेंथ कितनी होगी, तो यहां पर 50 पुट कर दो, √ लो, 12.27 से डिवाइड करो, आपको वेवलेंथ मिल जाएगी एंगस्ट्रॉम में। यानी कि यहां पर मैंने क्या किया, 2me कर और h को सोल्व करके एक आपके लिए सिंप्लीफाइड करके इक्वेशन बना दी। ऊपर फैक्टर क्या आएगा 12.27 और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ √v। अब आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि 10 वोल्ट, मान लो यहां पर मैं बोल दूं कि मैंने 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो एट 100 वोल्ट व्हाट विल बी लैम्डा, तो सीधा सीधा लिख दूंगा 12.27 अपॉन में 10, 100 का √ क्या होगा 10 इंटू में 10⁻⁻10, सोल्व करूंगा तो क्या आएगा ये -11। दिस इज द वेवलेंथ एट 100 वोल्ट। किसकी वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन की, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इस पे क्वेश्चंस करते हैं। तो एक्सप्रेशन निकालने के बाद अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो हम रिजल्ट को ध्यान से देखें तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √v है। तो मैं अगर x एक्सिस पर √ वोल्टेज ले लूं इन वोल्ट्स, तो अपने को समझ आ रहा है कि जो ग्राफ होगा इट विल बी लाइक दिस, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √v। इसी ग्राफ को अगर मैं 1/√v के साथ प्लॉट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को भी बना लो। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया कि व्हाट वाज द फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, वेव थ्योरी कहाँ पर फेल हो गई, तो उसको भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सो जो लास्ट कंसेप्ट है हमारा इस चैप्टर का वो है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। हमने अभी पढ़ा कि डी ब्रोगली ने वेव नेचर बताया हमको रेडिएशंस का। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली की पार्टिकल वेव नेचर भी साथ में एसोसिएट करता है, बट ये वेव थ्योरी हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं समझा पाई। तो एक क्वेश्चन बनता है, हाउ वेव थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर हम पहले फेलियर की बात करें, अगर हम फर्स्ट फेलियर का लॉजिक समझे, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। जब मैं आपको ईएम वेव चैप्टर कराऊंगा तो वहां सिखाऊंगा कि किसी भी वेव, ईएम वेव के अंदर या किसी भी रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाने से क्या होगा, वेव थ्योरी का कंसेप्ट है कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, यानी कि क्यू इंटू में ई फैक्टर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा। और अगर फोर्स बढ़ रहा है तो वो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो इलेक्ट्रॉन शुड कम आउट विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी इफ यू चेंज द इंटेंसिटी। बट जब हमने इसको ग्राफिकली ऑब्जर्व किया, जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, तो ऐसा देखने को मिला कि आप इंटेंसिटी को कुछ मर्जी बढ़ा लो, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट थी। अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता, फ्रीक्वेंसी के साथ हमने ग्राफ प्लॉट किया था कुछ ऐसा, अगर आपको याद हो, राइट। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, और ये बात मैंने शायद इस चैप्टर में 4 बार लिखवाई होगी। इंटेंसिटी में इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज नहीं है, राइट। तो दिस वाज द फर्स्ट फेलियर। सेकंड फेलियर देखते हैं अब इसके बाद। सेकंड फेलियर ये था बच्चों, सेकंड फेलियर ये था कि अगर कोई मेटेलिक सरफेस है, अगर उस पर
लाइट की रेडिएशंस वेव फॉर्म में गिर रही है, तो जब तक ये पूरी की पूरी वेव ये मेटल सरफेस एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, या मैं आपको ये बोलूं कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलेगा जब ये इस वेव को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा, तो ये बाहर निकलेगा। ऐसा वेव थ्योरी ने बोला। When light falls on metal surface, energy of incident radiation is absorbed by large number of electrons, and when this absorption take place, only after that electron can come out. But ऐसा नहीं हुआ। ऐसा देखा गया कि जब आपने रेडिएशन को गिराया, अब देखो एक चीज है कि जो वेव फॉर्म में गिर रही है, एक चीज है जो पार्टिकल फॉर्म में गिर रही है। ध्यान से देखना जरा इस चीज को। ये जो स्मॉल डॉट्स है, दीज आर सम एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटोन। यानी कि जैसे ही फोटोन गिरेगा वैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जैसे ही फोटोन गिरा वैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जैसे तीसरा फोटोन गिरा वैसे तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो ऐसा देखा गया कि एक्चुअल में तो बहुत रैपिड प्रोसेस है ये। आपने जैसे रेडिएशन को गिराया, सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁹ सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। उसमें कोई भी ऐसा टाइम गैप नहीं है, जैसा कि वेव थ्योरी एक्सप्लेन करी थी। क्योंकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जब तक कंप्लीट वेव एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। एक्चुअल में उसको ऐसा समझा कि फोटोन्स टकराएगा, जैसे ही फोटोन टकराया इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो ये भी एक फेलियर था, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं ऑब्जर्व किया गया जैसा इसने बताया था। तो यहां पर दो चीजें इसकी डिसएग्री हो गई। पहली कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से बाहर निकलेगा, बट इंटेंसिटी का तो कोई रोल था ही नहीं काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। और दूसरा कि वेव की कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के बाद ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ डिले, बट ऐसा भी नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन आप मेटल सरफेस पर जैसी रेडिएशन गिराओगे उसी टाइम इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये टाइम देख लो, बता देता हूं कितना है ये एक के साथ 9 जीरो लगाओ इतने सेकंड में। यानी कि अगर आप एक ऐसे चुटकी बजा रहे हो तो इसके अंदर भी कई करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं सरफेस पे रेडिएशन के गिरते ही। सो दीज वर 2 लिमिटेशंस। एक तीसरी लिमिटेशन भी कई बार बुक में दे देते हैं, उसमें ये बोलते हैं कि देयर इज नो रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी इन इंक्रीजिंग द रेडिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओनली रोल ऑफ इंटेंसिटी। बट ये बात तो गलत है। हमने देखा सारा रोल ही फ्रीक्वेंसी का है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तभी एनर्जी राइज कर रही है। तो यानी कि तीसरा फेलियर और पहला फेलियर थोड़ा सा सिमिलर है, इसलिए हम केस को 2 फेलियर्स में समझेंगे कि ये 2 फेलियर बहुत है किसी भी चीज को गलत प्रूफ करने के लिए। सो दिस इज हाउ अ वेव थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चैप्टर में जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन था इतना ही था। हाँ, एक वीडियो और बन जाएगी इसमें जिसमें हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर इज ओवर नाउ।